हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक रोटेशनल मोशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो समझते हैं कि इसके बारे में क्या क्या टर्म्स हैं। पहले हम ये देखते हैं कि अब इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन करेंगे कि टीटा, ओमेगा, अल्फा, ए सी, ए टी, ए नेट, ये सब टर्म्स क्या क्या होते हैं। फिर हम करेंगे टॉर्क के बारे में, टॉर्क क्या होता है। फिर हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, मान के चलो, और जेई तो इसके लिए फेमस ही है। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसके थ्योरम्स इसी के अंदर लिखता हूँ मैं, उसके थ्योरम्स प्लस फॉर डिफरेंट बॉडीज, फॉर डिफरेंट बॉडीज कि डिफरेंट बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। जैसे कि रिंग के लिए कैसा होगा, डिस्क के लिए कैसा होगा, सॉलिड स्फीयर के लिए क्या होता है, हॉलो स्फीयर के लिए कैसा होगा, और क्या कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसकी सब बात करेंगे हम इसमें, थ्योरम्स प्लस उसके डिफरेंट बॉडीज़ के बारे में। देन फिर हम बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम के बारे में। एंगुलर मोमेंटम क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या वो कंडीशन है जिस पे एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। तो इन सब की बात करेंगे हम, और इसके साथ साथ हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे बीच बीच में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। माय नेम इज रोहित चौधरी और आप देख रहे हैं द फिजिकल वर्ल्ड। तो चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रिजिड बॉडी क्या होती है। रिजिड बॉडी क्यों अक्सर ये टर्म आता है कि जब भी रोटेशन स्टार्ट होगा हमेशा सबसे पहले आएगा कि रिजिड बॉडी क्या होती है। ना रिजिड बॉडी देखो, अब मेरे पास दो बॉडी है कि एक बॉडी बनी हुई है मेटल की और दूसरी बॉडी बनी हुई है रबर की। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है इनका डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ d, इसका भी मॉलिक्यूल का डिस्टेंस मैं लेता हूँ d। सेम साइज है, सेम वॉल्यूम है, सब कुछ है, लेकिन एक रबर है और एक मेटल है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, फोर्स दोनों के ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई किया। जैसे मैंने फोर्स अप्लाई किया, ये जो मेटल की बॉडी है ये अपना शेप चेंज नहीं करेगी, लेकिन जो रबर की बॉडी है वो अपना शेप चेंज करेगी, क्योंकि रबर एक इलास्टिक बॉडी है। तो क्या होगा, फोर्स देने से ये जो बॉडी है, ये बॉडी का ये जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है ये वैसे ही रहेगा, लेकिन इस बॉडी के अंदर क्या होगा, ये इंटरमोलिकुलर स्पेस थोड़ा कम हो जाएगा। ये दोनों बॉडी, ये जो पॉइंट्स है, शायद पॉइंट यहाँ आ जाएंगे, डिस्टेंस कम हो गया। तो ये डिस्टेंस है, इसी के अकॉर्डिंग हम किसी भी रिजिड बॉडी को डिफाइन करते हैं। ना कैसे डिफाइन करेंगे हम, देख, अ रिजिड बॉडी इज दैट बॉडी इन विच द इंटरमोलिकुलर स्पेस ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज। क्या यहाँ चेंज हो रहा है? हाँ, इसका मतलब ये बॉडी रिजिड नहीं है। क्या यहाँ चेंज हो रहा है? नहीं, इसका मतलब ये बॉडी रिजिड है। तो ऐसी कोई भी बॉडी हो जिसके अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस चेंज ना हो, उनको हम क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी। ओके, तो ये तो था रिजिड बॉडी के बारे में। अब देखते हैं हम कि मोशंस कैसे होते हैं, क्योंकि वो मोशन के बारे में है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ रखा है, लीनियर मोशन पढ़ रखा है और सर्कुलर मोशन पढ़ रखा है। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि ये रोटेशन ये एक्चुअली है क्या। ठीक, तो ये रोटेशनल मोशन जो है वो दो चीज़ों का पार्ट का कॉम्बिनेशन है। तो देखते हैं हम कि फिलहाल कितने मेरे पास मोशंस है। सबसे पहला जो मोशन है वो है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन। और लीनियर मोशन क्या होता है, देखो ये बॉडी है, ये बॉडी चल रही है स्ट्रेट चल रही वेलोसिटी v के साथ। तो कोई भी बॉडी जो स्ट्रेट चले उनको हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन। दूसरा मोशन रोटेशनल
मोशन। इसमें क्या होता है कि एक बॉडी जो है वो एक एक्सिस के अबाउट घूमना शुरू कर दे, ऐसे घूमना शुरू कर दे, तो इसको बोलते हैं हम रोटेशनल मोशन। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सिस उसके सेंटर ऑफ मास से पास करे। ओके, हो सकता है कि ये बॉडी एक पर्टिकुलर एंड के अबाउट घूमे, यहाँ से घूमे, ये भी रोटेशनल मोशन है। समझ में आ रही है बच्चों? सो एक बॉडी अपनी जगह पे घूमना शुरू कर दे, जैसे ये एक बॉडी है, ये अपनी जगह पे घूमना शुरू कर दे ऐसे, तो उसको बोलते हैं हम रोटेशनल मोशन। अच्छा, अक्सर ये मिस्टेक होती है बच्चों से कि रोटेशनल और सर्कुलर मोशन के अंदर वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। देखो, अगर मैं इस पॉइंट को ले लूँ, पॉइंट ए, तो पॉइंट ए जो है, देखो इधर भी पॉइंट ए है, क्या पॉइंट ए इस फिक्स पॉइंट के अबाउट घूम रहा है वो? यस, पॉइंट ए इधर है और जो पॉइंट ये फिक्स पॉइंट है वो इधर है, तो पॉइंट ए जो है वो इसके अबाउट घूम रहा है गोल गोल, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन। लेकिन क्या ये पूरी बॉडी किसी एक पॉइंट के अबाउट घूम रही है? समझ में आ रहा है? तो ये बॉडी है, अगर ये बॉडी ऐसे घूमे तो ये जो पॉइंट यहाँ पर है, क्या ये पॉइंट इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है? हाँ, ये घूम रहा है। लेकिन क्या ये पूरी बॉडी किसी दूसरे पॉइंट के अबाउट घूम रही है? ऐसे नहीं घूम रही। तो अगर कोई बॉडी एक ही पॉइंट के अबाउट घूमे ऐसे, तो इसको बोलते हैं हम रोटेशन मोशन। जैसे एग्जांपल, अर्थ रिवॉल्व्स राउंड दी, अर्थ का रोटेशन जो होता है ना अपनी एक्सिस पे, उसको बोलते हैं रोटेशन। लेकिन अर्थ खुद किसी दूसरे पॉइंट के अबाउट घूमे, सन ऐसे घूमे, तो उसको बोलते हैं हम रेवोल्यूशन या फिर सर्कुलर मोशन। अब तीसरा जो मोशन है वो है रोलिंग। अब देखो, रोलिंग मोशन क्या होता है, अब दोनों का पार्ट देखते क्या होता है रोलिंग मोशन। एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक बॉडी है, ये मेरे पास पॉइंट है, पॉइंट ए, और यहाँ पर है पॉइंट बी, ये उसका रेडियस है, आर रेडियस। अगर मैं इसको फोर्स दे दूँ तो ये ऐसे घूमेगा, रोल करेगा, रोल करने के साथ ये बॉडी पॉइंट ए कहाँ आ जाएगा? पॉइंट ए यहाँ आ जाएगा, ऐसे घूम के ऐसे घूम के यहाँ आ जाएगा, और पॉइंट बी इधर ही है और ये उसका रेडियस है। तो ये क्या हो गया? रोलिंग हो गया, रोल हो रहा है बॉडी। जैसे आपका जो गेम होता है जिसमें हम बॉल को फेंकते हैं और आप बाहर को वो लगे होते हैं कुछ मूर्तियाँ वगैरह, देखा होगा आपने गेम वगैरह, तो उसमें जब हम रोल करते बॉल को तो बॉल रोल हो के जाती है आगे, तो ये ऐसे हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? रोलिंग। इसको बोलते हैं हम रोलिंग। अच्छा, अब देखो, अब रोलिंग जो है वो किन किन दो मोशन का पार्ट है। पहला मोशन, अगर मैं इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास को देखूं, बॉडी के सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास किधर है इसका? पॉइंट बी पे। बताओ, पहले पॉइंट बी यहाँ था, अब पॉइंट बी किधर है? उसी पॉइंट पे। क्या मेरा सेंटर ऑफ मास चेंज हुआ? नहीं हुआ, लेकिन मैं सेंटर ऑफ मास कुछ आगे चला गया, सेंटर ऑफ मास कुछ आगे चला गया। तो कोई भी बॉडी जिसके अंदर पॉइंट आगे जाता है, कोई भी बॉडी जिसके अंदर पॉइंट आगे जाता है, उसको हम कौन सा मोशन बोलते हैं? लीनियर। तो बताओ, ये कौन सा मोशन है? ये है लीनियर। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, अब हम देखते हैं दूसरे पॉइंट को। मेरे पास जो दूसरा पॉइंट है वो है पॉइंट ए, पॉइंट ए। अब पॉइंट ए जो था वो इनिशियली कहाँ था? ऊपर था, फिर कुछ देर के बाद कहाँ आ गया? नीचे आ गया, यहाँ आ गया पॉइंट ए, और ये एज इट इज मेरा पॉइंट बी था। तो क्या पॉइंट ए इस पॉइंट बी के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है? ये पॉइंट ऐसे आ गया, तो ये क्या हो गया? रोटेशनल मोशन या फिर सर्कुलर मोशन। तो ये क्या हो गया? सर्कुलर मोशन या फिर रोटेशन।
सो रोलिंग इज अ पार्ट ऑफ लीनियर प्लस सर्कुलर। इतना क्लियर है? तो ये 3 तरह के मोशंस होते हैं। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे थीटा के बारे में, अल्फा, थीटा, ओमेगा, वो सारे टर्म्स पढ़ेंगे जिससे ये बना हुआ है। चलो अब इसमें इसको हटा रहा हूँ। अब हम पढ़ते हैं थीटा वगैरह के बारे में। चलो लेट अस अज्यूम कि यहाँ पर एक बॉडी है, ये घूम रहा है थीटा, यस। मान लो यहाँ पर कोई पार्टिकल ए, ये पार्टिकल ए यहाँ चला गया, तो ये एंगल थीटा। तो सबसे पहले फटाफट यहाँ पे, क्योंकि जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो उसके पास 3 टर्म्स होते हैं, थीटा, ओमेगा एंड अल्फा। तीनों को फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मैं इन टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो के अंदर, तो हम वहाँ से देख लेना। ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। चलो डिस्कस करते हैं फटाफट। थीटा, थीटा को क्या बोलते हैं हम? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यूनिट क्या होता है उसका? रेडियंस। वेक्टर फॉर्म, थीटा, थीटा वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस एस वेक्टर। फॉर्मूला क्या होता है उसका? एस इक्वल्स टू आर थीटा। ये फटाफट डिस्कस करते हैं। फिर दूसरा आता है ओमेगा। ओमेगा को हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। यूनिट क्या उसका? रेडियंस पर सेकेंड। फिर वेक्टर फॉर्म क्या उसका? ओमेगा वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। फॉर्मूला क्या उसका? v इक्वल्स टू आर ओमेगा। ओके, फिर लास्ट में अल्फ़ा। अल्फ़ा को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन। यूनिट क्या इसका? रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। फिर वेक्टर फॉर्म अल्फ़ा वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ए लीनियर एक्सेलरेशन। फॉर्मूला क्या होगा उसका? ए इक्वल्स टू आर अल्फ़ा। ठीक है, तो ये तीनों टर्म्स थे, फटाफट हम डिस्कस कर लिया है। ये उनके वेक्टर फॉर्म्स है और ये उनके फॉर्मूलाज हैं। अब इसमें नई चीज़ है, वो है ए सी और ए टी। ए सी और ए टी। अब ये क्या होता है? ए सी का मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और ए टी का मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो डिस्कस करते हैं कि वो कैसे वेरी करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अज्यूम करते हैं ये मेरे पास बॉडी है जो घूम रही सर्कुलर मोशन में, ये रोटेशन कर रही है। अच्छा, अब जब ये रोटेशन करेगी तो ये जो वेलोसिटी है, ओके न्यू है, जब ये सर्कुलर मोशन कर रही है तो पॉइंट ए जो है, पॉइंट ए की जो वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ है, वी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। क्योंकि लीनियर वेलोसिटी हमेशा कैसे होती है? टेंजेंशियल। इसके बाद एक्सेलरेशन भी होगा, ए लीनियर एक्सेलरेशन, और ये उसका रेडियस है। चलिए ना, अगर ये बॉडी घूम रही है सर्कुलर मोशन के अंदर, तो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी क्या हर बार वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है? वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा चेंज होगा, क्योंकि वो तो टेंजेंशियल है, चेंज होना ही चाहिए। अच्छा, अगर मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूँ, धक्का दे दूँ उसको फोर्स, तो क्या उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी? हाँ बढ़ जाएगी, मतलब उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। तो वेलोसिटी को चेंज करने के 2 तरीके। पहला तरीका, या तो उसका डायरेक्शन चेंज करो, और दूसरा तरीका उसका मैग्नीट्यूड चेंज करो। तो वेलोसिटी को चेंज करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? डायरेक्शन, और दूसरा तरीका मैग्नीट्यूड। अच्छा, नाउ डायरेक्शन चेंज, क्योंकि अगर ये बॉडी घूम रही सर्कुलर मोशन के अंदर, तो सर्कुलर मोशन और रोटेशन के अंदर हर बार उसका डायरेक्शन चेंज होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्शन चेंज नहीं होगा।
अगर वो डायरेक्शन चेंज नहीं होता है तो वो तो लीनियर मोशन हो गया, ऐसे सीधा स्ट्रेट। लेकिन सर्कुलर मोशन के अंदर और रोटेशन के अंदर तो वेलोसिटी ऐसे चेंज होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पार्ट है ये तो होना ही होना चाहिए, दिस इज मस्ट, ये तो होगा ही, कंपल्सरी है, डायरेक्शन तो चेंज होगा ही। लेकिन क्या उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर ये मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन अगर ये मूव कर रहा है विद इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन और डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन तो उसका वैल्यू चेंज होगी। सो ये जो पार्ट है दिस मे चेंज, दिस मे नॉट चेंज, बट दिस मस्ट चेंज, ठीक है, ये तो कंपल्सरी है। अच्छा, आगे चलते हैं। किसी भी बॉडी की अगर वेलोसिटी चेंज होती है, चाहे वो मैग्नीट्यूड में हो चाहे वो डायरेक्शन में हो, तो चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलेरेशन। सो यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन आएगा वो आएगा AC, या फिर मोर अप्रोप्रिएट इसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी एक्सेलेरेशन होगा, नो डाउट, इधर भी एक्सेलेरेशन आएगा, लेकिन इस एक्सेलेरेशन का नाम थोड़ा चेंज होगा। क्या नाम होगा उसका? इसका नाम होगा टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, क्योंकि टेंजेंट के अलॉन्ग होता है वो। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन को हम इंडिकेट करते हैं AC से, या फिर AR से रेडियल एक्सेलेरेशन, या फिर AN से नॉर्मल एक्सेलेरेशन। देखो कैसे होता है, यहाँ डायग्राम दूसरा बना रहा हूँ मैं। ये बॉडी है, ये बॉडी लगातार घूम रही है सर्कुलर मोशन में। ये वेलोसिटी ऐसे हो गई, यहाँ वेलोसिटी ऐसे हो गई, यहाँ वेलोसिटी ऐसे हो गई। ओके, दिस इज V, दिस इज V एंड दिस इज ऑल्सो V। जब बॉडी ऊपर जा रही होती है तो लगातार उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ऐसे हो रहा है चेंज, तो ऐसे इस तरफ जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। इसका मतलब कोई चीज़ है जो उसको अंदर की तरफ खींच रही है, तभी तो अंदर जाएगा। तो अंदर खींचना मतलब फोर्स, एंड फोर्स मीन्स एक्सेलेरेशन। तो एक एक्सेलेरेशन यहाँ लगेगा अंदर की तरफ, और इसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। सिमिलरली इधर भी, इधर जब बॉडी है तो देखो यहाँ से यहाँ जब जा रही है तो उसका वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज हो रहा है ऐसे। फिर से कोई चीज़ है जिसको अंदर की तरफ खींच रही है ऐसे, तो इधर भी कैसा होगा एक्सेलेरेशन, इनसाइड। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन जो होता है वो हमेशा सेंटर की तरफ होता है। अच्छा, रेडियल क्यों बोला? क्योंकि दैट इज अलोंग द रेडियस, हर बार रेडियस के अलोंग होता है। नॉर्मल क्यों बोला? क्योंकि वो इसके नॉर्मल है, इस सरफेस के नॉर्मल है, इसीलिए इसको नॉर्मल बोलते हैं। तो कोई भी आप टर्म ले सकते हो, वैसे मोर अप्रोप्रिएट जो ज़्यादातर बुक्स में यूज़ करते हैं वो है AC कि सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। ओके, अब देखते हैं फॉर्मूला। तो AC जो है, AC का जो फॉर्मूला होता है, सो AC फॉर्मूला इज V²/r, ये उसका फॉर्मूला है, वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन रेडियस। नॉट टेंजेंशियल। तो टेंजेंशियल क्या होता है? ये वेलोसिटी, ये एक्सेलेरेशन कब आएगा? जब मैग्नीट्यूड चेंज होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी वैल्यू। अगर मैं इसको फोर्स दे दूँ ऊपर की तरफ, फोर्स देने से क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ेगी का मतलब एक्सेलेरेशन है। तो इस केस के अंदर जो AT लगेगा वो लगेगा टेंजेंशियल, और लेकिन V की तरफ, क्योंकि वो V को बढ़ा रहा है। लेकिन अगर उसकी वेलोसिटी लगातार कम हो रही है, कम हो रही वेलोसिटी का मतलब रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब वो हमेशा V के ऑपोजिट लगेगा, AT V के ऑपोजिट। तो एक्सेलेरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन के दो डायरेक्शंस है। यहाँ लिखता हूँ मैं, इफ V इंक्रीजेस, अगर V बढ़ रहा है, V बढ़ेगा तो डायरेक्शन ऑफ V और डायरेक्शन ऑफ AT दोनों सेम होंगे। ये डायरेक्शन है, ध्यान रखना, इंक्रीज नहीं है, डायरेक्शन है। अगर V इंक्रीज हो रहा है तो जिस तरफ डायरेक्शन या जिस डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन के अंदर क्या होगा? AT। एंड इफ V डिक्रीजेस,
तो जिस डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सो अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला AT इज इक्वल्स टू dv मैग्नीट्यूड बाई dt, ये हो गया इसका फॉर्मूला, द डिफरेंशिएशन ऑफ द वेलोसिटी मैग्नीट्यूड अपॉन टाइम। ना वेलोसिटी क्या होती है, फॉर्मूला हम देखा अभी, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, इसको यहाँ रिप्लेस करते हैं, डी आर ओमेगा बाई डी टी। आर कांस्टेंट है, हर केस में रेडियस कांस्टेंट है, इसको आर को बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी। नाउ व्हाट इज डी ओमेगा बाई डी टी, इसको बोलते हैं हम अल्फा, याद है अल्फा, दिस इज इक्वल्स टू आर अल्फा। सो ए टी के अब एक और फॉर्मूला आ गया, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आर अल्फा। ये ए टी के दो फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला तो हो गया डी वी बाई डी टी और दूसरा हो गया आर अल्फा। सो मेरे पास अब दो एक्सेलेरेशन है, ए सी और ए टी। सेंट्रिपेटल एक्सेलेरेशन फॉर्मूला वी स्क्वायर अपॉन आर एंड टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन इज वी डी वी बाई डी टी और आर अल्फा। अब देखते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। स्टार्ट करते हैं, पहला न्यूमेरिकल, इफ थीटा इक्वल्स टू 4t स्क्वायर प्लस 2 एंड फाइंड ओमेगा अल्फा एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट न्यूमेरिकल है, तो सबसे पहले मैं करता हूँ, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आप लोग करोगे। थीटा आप ओमेगा फाइंड करना है, अल्फा फाइंड करना है। सो ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो डी बाई डी टी ऑफ 4t स्क्वायर प्लस 2, करो उसका डिफ्रेंशिएशन, ये हो गया 4 इंटू टी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2t प्लस 0, बिकॉज डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म इज 0, तो ये हो गया 8t। ओमेगा 8t ना, बता कितने टाइम पूछा है, 2 सेकेंड्स पे, 8 2 16, ये हो गया 16। यूनिट बताओ, यूनिट फॉर ओमेगा इज रेडियंस पर सेकेंड, विदाउट यूनिट पूरा आंसर रॉन्ग है, ध्यान रखना, बिना यूनिट के पूरा आंसर रॉन्ग। दूसरा है अल्फा, अल्फा इज व्हाट, डी ओमेगा बाई डी टी। बताओ ओमेगा क्या था, ओमेगा था मेरे पास वेरिएबल ना, ये रहा 8t, तो मैं यहाँ पे लिखूँ डी बाई डी टी ऑफ 8t, ना इसका आंसर आएगा 8। यूनिट फॉर अल्फा रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर, डन। तो ये सिंपल न्यूमेरिकल है, फटाफट सॉल्व कर लिया होगा आप लोग ने। चलो फटाफट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में थीटा एज इट इज़ है और मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, मुझे फाइंड करना है ओमेगा अल्फ़ा, फिर ए सी, ए टी और ए नेट, लीनियर एक्सेलरेशन का नेट फाइंड करना है फॉर आर इक्वल्स टू 2 मीटर्स, रेडियस गिवन है 2 मीटर्स। चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे करते हैं इसको। ओमेगा मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूँ, कितना आया था ओमेगा, ओमेगा आया था मेरे पास थीटा बाई डी टी, और इसको मैं जब सॉल्व करूँगा ये आएगा 8t, और आंसर कितना आया था 216 रेडियंस पर सेकेंड। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ उसको। फिर अल्फ़ा कितना आया था मेरे पास, अल्फ़ा था डी ओमेगा बाई डी टी, दिस वॉज 8 रेडियंस पर सेकेंड। अच्छा अब नई चीज़ क्या है, नई चीज़ है ए सी। नाउ ए सी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, वी स्क्वायर अपॉन आर। वी है क्या, वी नहीं है, तो पहले मुझे वी फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे आते हैं हम, वी फाइंड करते हैं, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा, ठीक है। आर कितना है 2, ओमेगा कितना है 16, तो 2 इंटू 16
आंसर है 32 मीटर पर सेकेंड v। ये है 32 इंटू 32/2। चलिए देखते कितना होता है इसका आंसर। 4 ये हो गया 4, 6 and 6 12, 1 0 डिवाइड बाई 2। क्या ये आंसर आ रहा है 1024 डिवाइड बाई 2? तो इसका आंसर आएगा 512। 512 AC का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर क्या फाइंड करना है मुझे? AT इक्वल्स टू आर अल्फ़ा। आर कितना? 2, अल्फ़ा कितना? 8। So 2 into 8 आंसर इज 16। अगेन यूनिट रेडियंस, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लीनियर है इसलिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर ए नेट। नाउ ए नेट के लिए क्या करोगे? अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। कैसे फाइंड करते नेट? देखो ये बॉडी है तो AC यहाँ लगता है अंदर की तरफ, ठीक है। AC यहाँ लगेगा, AT यहाँ लगेगा। ना दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो सेंटर पे होगा। यह है मेरे पास A नेट। ओके, सिंपल वेक्टर से कर सकते हो उसको। तो इसको सॉल्व कर लो। ये आंसर अगेन फिर से किसमें? यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करते हैं और अल्फ़ा ओमेगा के बीच में रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे टॉर्क के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।